सभी को मेरा नमस्कार। आज अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं पाठ 1 का भाग 1 करेंगे, जिसका विषय रहेगा अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है या हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, और उसकी कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं सारी की सारी असीमित हैं, यानी कि ये कभी भी पूरी नहीं होने वाली। जब एक आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है तो हम दूसरी आवश्यकता की मांग करते हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। इसलिए हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि इन सीमित साधनों का कैसे प्रयोग करें। सीमित का मतलब होता है जो साधन थोड़े हैं, यानी कि जितने साधन हमें ज़रूरत है उतने साधन उपलब्ध नहीं है। एक साधारण से उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 150 रुपये की ज़रूरत है। 150 में वो सामान आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी जेब देखते हैं आपके पास केवल 100 रुपये है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जितनी आपको रुपए की ज़रूरत है उससे कम आपकी जेब में उपलब्ध है। उस स्थिति में आप जो हैं रुपए के मामले में सीमित रहेंगे, यानी कि अब आपके पास सीमित मुद्रा है। इसलिए सीमित साधन का अर्थ ये हो गया कि एक अर्थव्यवस्था को जितने साधनों की ज़रूरत होती है उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। तो सीमित साधनों का प्रयोग कैसे करें जिससे कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी की जा सके। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है, मुख्य अर्थशास्त्र क्या है या किसे कहते हैं। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का कैसे प्रयोग करें, इस बात का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है या जिस पुस्तक में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, और इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। इसलिए इन सीमित साधनों का प्रयोग कैसे करें, इस बात का जिस शास्त्र में हम अध्ययन करेंगे वो अर्थशास्त्र कहलाएगी। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि हर एक अर्थव्यवस्था के पास जितनी आवश्यक साधनों की ज़रूरत है उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में सीमित साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए इस बात का अध्ययन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हम अपने जीवन में, आप अगर चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है। एक किसान खेती बाड़ी में लगा हुआ है, एक कुम्हार घड़े बनाने में लगा हुआ है, और इसी तरीके से एक अध्यापक पढ़ाने में लगा हुआ है, या एक दुकानदार जो है वो अपनी दुकान में बिक्री करता है। ये विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं, और कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे उपभोग, उत्पादन, बचत और निवेश। अब करते हैं हम इनका एक एक करके अध्ययन। सबसे पहले है उपभोक्ता व उपभोग क्या है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति, यहाँ मैंने समझाने के लिए केवल व्यक्ति लिखा है, जबकि उपभोक्ता केवल व्यक्ति ही नहीं, कोई संस्था भी हो सकती है। जैसे आप ये जैसे हम ये देखते हैं कोई धर्मशाला है। अब कोई धर्मशाला है, उसके अंदर भी पंखों की ज़रूरत होती है, उसमें भी मेज़ की ज़रूरत होती है, उसमें भी रज़ाइयों की ज़रूरत होती है, और भी विभिन्न चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भी है। सरकार ने, आपने देखा होगा, आप सरकारी
जब भी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की कुर्सियाँ, मेज़, पेन, कागज़, वो सब आपको मिलेंगे। ये सब किस लिए हैं? ये सब वो ये सब चीज़ें जो संस्थाएं हैं या सरकार है या व्यक्ति है, ये अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीनों हैं, व्यक्ति, संस्था, सरकार, जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद उपभोग क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। वो सारी की सारी जो क्रिया या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। अथवा हम ये कहें कि वस्तुओं की उपयोगिता में कमी करना उपभोग कहलाता है। जैसे उपयोगिता में कमी कैसे करेंगे? मान लीजिए एक बिस्कुट का पैकेट है, वो हम लेकर के आए और हमने उसको खा लिया, तो अब बिस्कुट का पैकेट हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब जब तक वो था उसकी उपयोगिता थी, हमने उसको खा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी उपयोगिता में कमी कर दी। हम इस उपयोगिता में कमी को जो है उत्पादन के साथ तुलना जब करेंगे तब हम इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। इसके बाद है उत्पादक व उत्पादन। उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए, आय कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। या तो वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है या वो बिक्री कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। जैसे साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति, वो साबुन बना करके हमें बेचता है, या दुकानदार जो है वो हमें बेचता है सामान। ये सभी उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक यानी कि उत्पादन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को एक उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास आटा है, घी है, चीनी है, दूध है, और बेकरी वाले के पास जाकर के जब बेकरी वाला उन सबको मिला करके बिस्कुट बना देता है, तो आप देखिए उस आटे, घी, इन सब की उपयोगिता में उसने क्या कर दी है? वृद्धि कर दी है। उपयोगिता में क्या कर दी है? वृद्धि। तो वस्तुओं में जब बदला जाता है, या फिर हम कहें कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन की दो परिभाषाएं हो गई कि कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना या किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर देना। तो अब उपयोगिता में वृद्धि करना ये कहलाता है उत्पादन, और उपयोगिता में यदि हम कमी कर देंगे तो वो कहलाएगा उपभोग। उपयोगिता में होने वाली कमी, क्योंकि जैसे ही बिस्कुट तैयार हुआ वो हो गया उत्पादन, और जैसे ही बिस्कुट को खा लिया वो उपयोगिता में कमी हो गई। तो उपयोगिता में होने वाली कमी उपभोग कहलाती है, और उपयोगिता में होने वाली वृद्धि उत्पादन कहलाती है। इसके बाद आती है बचत। बचत जो है आय का वह भाग है जिसको हम वस्तुओं पर खर्च नहीं करते। यानी कि जो आय का ऐसा भाग जिसको हम न तो उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते, न ही पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करते, वो सब कुछ खर्च करने के बाद हमारे पास बच जाती है, उसे बचत कहते हैं। और बचत का अनुमान जो है कुल आय में से उपभोग पर जितना खर्च किया गया है उसको घटा करके लगा सकते हैं। साधारण से उदाहरण उनसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी आय 1,000 रुपये है और आप इसमें से 800 रुपये का सामान खरीद लेते हैं, तो अब आय का ये हिस्सा जो है
200 रुपये, आय का जो ये हिस्सा है 200 रुपये, ये वो हिस्सा बच गया जो किसी पर भी खर्च नहीं हुआ। यानी कि आय में से उपभोग की मात्रा को घटाने पर जो आएगा वो हमारा बचत कहलाएगा। इसी तरीके से निवेश की जो धारणा है, निवेश एक ऐसा व्यय है, एक ऐसा खर्च है जिससे कि परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। देखिए, आपने जैसे ही बिस्कुट खाया, ये भी खर्च है, लेकिन उस बिस्कुट से आपको कोई इनकम नहीं मिल रही। आगे भविष्य में आपके लिए वो कोई आय कमा करके नहीं दे रहा बिस्कुट का पैकेट। वो बिस्कुट का जो पैकेट है वो ख़त्म हो चुका है। निवेश वह व्यय होता है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है। परिसंपत्तियों से हमारा अभिप्राय होता है ऐसी इमारतें या ऐसी वस्तुएं जो लंबे समय तक चले। जैसे आपका मकान है, ये आपकी परिसंपत्ति है क्योंकि यह लंबे समय तक चलेगा। स्कूल की इमारत है, स्कूल की अतिरिक्त और विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो केवल एक दो दिन या हफ्ते के लिए नहीं चलती, बल्कि ये लंबे समय तक अपनी सेवाएं देती हैं। तो ऐसी संपत्तियां जिनका बहुत अधिक मूल्य होता है और जो लंबे समय तक चले, उन्हें परिसंपत्तियां कहते हैं। तो वह व्यय जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है और आगे जो आय का प्रजनन करता है, यानी कि जो आय कमा करके देती है। हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि सरकार द्वारा एक फैक्ट्री को खरीद लिया जाता है। किसी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी फैक्ट्री को बेचती है और सरकार उसे खरीद लेती है। तो सरकार की परिसंपत्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब सरकार के पास जो फैक्ट्री है वो सरकार की परिसंपत्ति है। अब इस फैक्ट्री से यदि साल में 1,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है, क्योंकि ये तो फैक्ट्री है, इसमें जो उत्पादन होगा वो बाज़ार में बेचने के लिए किया जाएगा। उस बाज़ार को जब हम बेचेंगे उसके अंदर, तो उससे हमें आय प्राप्त होगी। और आय प्राप्त होना इसका मतलब हो गया आय का सृजन होना। तो सरकार द्वारा जो फैक्ट्री खरीदी गई है उस फैक्ट्री से सरकार को आय प्राप्त होगी। तो जो यह व्यय किया गया है सरकार ने फैक्ट्री पर, ये निवेश कहलाएगा या निवेश व्यय कहलाएगा। जबकि उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि सरकार द्वारा अपने कार्यालय में पंखे खरीदना, अपने कार्यालय के लिए मेज़, कुर्सियाँ, कागज़, पेन और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना, वो केवल उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। वो उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करती। जैसे एक पंखा खरीद कर लेकर ऑफिस में लगाया जाए तो वो आय नहीं बढ़ाएगा। इसलिए सरकार द्वारा पंखे पर किए जाने वाला खर्च जो है वो निवेश नहीं कहलाएगा, वो उपभोग व्यय कहलाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि विनिवेश क्या होता है या पूंजी निर्माण क्या है। परंतु ये कुछ मुख्य मुख्य जो हमारे आर्थिक क्रियाएं थी, और मुझे उम्मीद है कि ये आर्थिक क्रियाएं आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। धन्यवाद।